हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास सेंथ एनसीईआरटी की बुक से पार्ट 8 लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, राइट। यानी कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, ठीक है, उसके बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है, ट्रेड फ्लरिश इन मार्केट्स, जो व्यापार था वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था, ठीक है, ये आपको पता ही है ना। एक्सपेंड हो रही थी एंड ट्रेड फ्लरिश हो रहा था और मार्केट क्या होती है, एक्सपेंड हो रही थी इन दी लेट 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी के अंत में लाइक आते थे लास्ट के ईयर्स में क्या हो रहा था कि व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और बाजार भी जो थे वो तेज़ी से फैलने लगे थे, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रोस्पैरिटी, बट ये केवल वही दौर नहीं था 19वीं शताब्दी के अंत की। अगर हम ये बात करें तो हम केवल ये नहीं कहेंगे कि उस समय में केवल व्यापार ही बढ़ रहा था और मार्केट ही फैल रहे थे, कुछ और भी था जो हो रहा था, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं हम ये कहेंगे कि केवल बाजार फैल रहे हैं और संपन्नता का ही दौर था, सब जगह प्रोस्पैरिटी थी, नहीं, कुछ डार्कर साइड भी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज अ डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोसेस। ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, मार्केट फैल रही थी, कुछ डार्कर साइड भी था। क्या था भाई, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड the expansion of trade and the closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods। बहुत ध्यान से समझिए, व्यापार में इजाफा हो रहा था, हमें पता ट्रेड बढ़ रहा था, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ निकटता हो रही थी, अर्थव्यवस्था की वजह से लोग जो थे आपस में, हर देश के लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, जुल रहे थे, बातें हो रही थी। इसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे, लोगों की लाइवलीहुड, नौकरियां छिनने लगी, स्वतंत्रता उनकी छिनने लगी। अभी आप पढ़ेंगे ना, लोगों को बंधुआ मजदूर बना लेते थे, तो स्वतंत्रता छीनी ना एक तरीके से उनकी, ठीक है। अब क्या होता है, पढ़ते हैं आगे। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कॉन्टेस्ट, जो भी ये कौन थे, कॉन्क्वेस्ट कौन होते हैं, जो जीते होंगे, जो विजय, जिनकी विजय हुई होगी। Many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy। वापस से पढ़िए इस चीज़ को। In many parts of the world, the expansion of trade and closer relationship with the world economy also meant a loss of freedom and livelihoods। Late 19th century European contest produced, इन्होंने प्रोड्यूस किए थे बहुत सारे पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस को, जो वहाँ पर जीते होंगे जगह वहाँ की, राइट। पढ़ो वापस, ठीक है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों के विजयों से, जो यूरोपीय विजय हो रही थी जिनकी, उनकी वजह से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और परिस्थितिकीय परिवर्तन आ रहे थे। मतलब आर्थिक परिवर्तन आ रहे थे, बड़े कष्टदायक परिवर्तन आ रहे थे काफ़ी लोगों के लिए, राइट। और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल रही थी। क्या हो रहा था, विच द कॉलोनाइज्ड सोसाइटी वो ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया था। औपनिवेशिक समाज, जिनको उपनिवेश बनाया गया, उस समाज को विश्व की अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया था, राइट। वहाँ पे उस जगह पे जान पूछ के, जैसे हमसे कॉटन उगाई जा रही है, नील की खेती कराई जा रही है, राइट, तो हमें ज़बरदस्ती ही उसमें शामिल किया गया ना, अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया ना, ऐसे कुछ समझ लो। आगे आते हैं, अब देखो हम इस बात को समझेंगे। लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के मैप को आप देखिए, यू विल सी सम कंट्रीज़, आप कुछ कंट्रीज़ को पाएंगे, बॉर्डर्स रन स्ट्रेट, उनके बॉर्डर्स जो हैं वो ऐसे बिल्कुल, सीमाएं तो ऐसे, मतलब जैसे ऐसी हैं, बिल्कुल बॉर्डर्स ऐसे हैं एज इफ मानो दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर, जैसे स्केल रखकर आपने जगहें बांट दी हो, बिल्कुल, है ना, लाइन खींच दी हो। In fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories। किस तरीके से लोग बांट रहे थे एक तरीके से, कि ये जगह तुम ले लो, ये जगह तुम ले लो, ये जगह तुम ले लो, राइट। अब देखो ज़रा अफ्रीका के इस मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीरों जैसी हैं, मानो स्केल रख कर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश, राइट, यही हुआ भी था, सच में ऐसा ही हुआ था, नक्शा रख के उन्होंने जगहें बांट ली होंगी। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतें, भाई यूरोप की जो ताकतें थी, जो आ रही थी, राइवल यूरोपियन पावर थी। राइवल क्यों हुई, क्योंकि मान लो तुम भी एक यूरोपियन पावर हो, मैं भी एक यूरोपियन पावर हूँ, ये भी एक यूरोपियन पावर है, राइट। और हम तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने अपने अपने एरिया बांट लिए कि ठीक है, हम अफ्रीका पे कब्जा करेंगे, इतने पार्ट्स पे तुम कर लेना, इतने पार्ट पे मैं कर लूँगा, इतने पार्ट पे तुम कर लो। तो उन्होंने नक्शा रखा और लकीरें खींच के बता दिया कि भाई तुम इतने इतने पार्ट पे कर लो, राइट। इस तरीकों का सहारा लिया गया। अब क्या होता है, इन 1885 में द बिग यूरोपियन पावर मैट इन बर्लिन, बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स बर्लिन में मिलती हैं टू कंप्लीट द कार्विंग अप अफ्रीकन बिटवीन दैम, राइट। अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए लोग कहते हैं कि चलो आओ बर्लिन में मिलेंगे, हम सब मिलकर जगह बांट लेते हैं, चलो कौन सी किसकी,
ठीक है। तो जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उन्हें आपस में बांट लिया गया था। सो दैट वाज ट्रू। इट्स नॉट यहाँ क्या कोई ऐसा मैप अलग से बना हुआ, वाकई में ऐसा हुआ कि जो यूरोपियन पावर्स थी, जो राइवल पावर्स थी, इन्होंने आपस में बर्लिन में बैठक करी और पावर्स को, जगहों को बांट लिया अफ्रीका की। ठीक है, आगे आते हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। कब, किसने, ध्यान से समझो, 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन, देखो बहुत पावरफुल था, फ्रांस बहुत पावरफुल था, इन्होंने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में कैसे भारी वृद्धि की होगी, जगह जगह जाते होंगे, जीतते होंगे, वो जगहों को घेर लेते होंगे, तो इन्होंने अपने क्षेत्रफल में, अपने एरिया में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स, और बेल्जियम और जर्मनी नए औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। The US also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. अब पहले स्पेन के कब्जे में रह चुका था ये जगह, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका औपनिवेशिक ताकत कैसे बन गया? पहले ये स्पेन के कब्जे में रहा, लेकिन इसने क्या किया, कुछ उपनिवेशों पे कब्जा कर लिया। पहले ये स्पेन के कब्जे में रहा, फिर इसने कुछ उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया, और 1890 के दशक के आखिरी वर्ष जो लगभग थे, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी काफ़ी बड़ी एक उपनिवेशिक ताकत बन गया। लेट अस लुक एट वन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइलिज्म ऑन द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड्स ऑफ कॉलोनलाइज्ड पीपल। आइए देखें उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। नेक्स्ट पार्ट लेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।